अस्सलामुअलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। आ जाए चौथे पेज पे, वहीं जहां थे अभी। अच्छा, वो मुझे याद नहीं रहा पूछना, वो उसमें तो नहीं ना मसला, वो जो 1% ऑफ सेल्स था, वो मैंने पहले भी बता दिया था कि वो चूंकि वेरिएबल लीज पेमेंट की डेफिनेशन में नहीं है, तो वो जिस साल का है उस साल का एक्सपेंस है। नहीं नहीं, सेल्स की एंट्री मना है। क्या लिखा? सेल्स की एंट्री मना है। ये जो लीज रेंटल हैं, ये लेसर ने कैलकुलेट करके दिए। लेसर ने क्या किया होगा? लेसर ने एसेट खरीदा और अगर डीलर लेसर था तो बस सिर्फ फेयर वैल्यू, और अगर फाइनेंसर था तो उसने उसमें आईडीसीपी शामिल किया होगा और एक रेट से रेंटल कैलकुलेट कर लिए। अगर फ्लोटिंग रेट है, यानी लेसर ने 9% इंटरेस्ट चार्ज करने की बजाय काइबोर +3 किया हुआ है, हाँ उस वक्त काइबोर 6 था तो उसने 9% पे कैलकुलेशन कर ली, लेकिन हर साल काइबोर हो जाया करेगा चेंज। तो जब काइबोर चेंज हो जाएगा तो वो हर दफा 9 तो नहीं रहेगा, तो जब भी काइबोर चेंज होगा, लेसर रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस को रखते हुए फिर नया काइबोर रख के फिर नया रेंटल निकाला करेगा। यानी लेसर ने पहली दफा 5 लाख का एसेट खरीदा था और उसने रेंटल ऐसे निकाला होगा कि रेंटल 1 - 1 + 9% पावर 5 चले, ये उसने एक रेंटल निकाला होगा। और ये 9 असल में क्या है? 9 ये है कि उसने लेसी को चार्ज किया था काइबोर +3, और जब लीज शुरू करनी थी तो उस वक्त काइबोर 6 चल रहा था, तो उसने पहले साल के रेंटल्स इस बेस पे कैलकुलेट कर लिए। साल गुजर गया और इसके पास रिसीवेबल का जो उसने नेट इन्वेस्टमेंट लीज की है एक बैलेंस बच गया। लेट से कि वो 432 बच गया। साल गुजर गया, रेंटल मिला और इतना बैलेंस बच गया। अब उसने लेसी से कहा हुआ है कि काइबोर में एनुअली रिवाइज किया करूंगा। तो जब अगला साल आया तो काइबोर 6 से बढ़ के 8 हो गया, तो अब काइबोर +3 11 हो गया। तो लेसर क्या करेगा कि इस अमाउंट को बेस करके नया रेंटल निकालेगा। और ऐसे हर साल हुआ करेगा कि जितना बाकी आउटस्टैंडिंग रहता होगा वो उसकी बेस पे रेंटल हर साल नया कैलकुलेट करेगा, क्योंकि काइबोर चेंज होता जा रहा है। +3 नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये तो उसने लेसी को शुरू में क्या दिया था, ये चेंज हुआ करेगा। अब लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। लीज पेमेंट में चेंज हो रही है किस वजह से? रेंटल्स चेंज हो रहे हैं किस वजह से? काइबोर चेंज होने की वजह से। तो अब ये ऐसा कोई एस्टीमेट का चेंज नहीं है, बस काइबोर चेंज हो रहा है। इसमें क्या होगा कि चूंकि लीज पेमेंट्स चेंज हो रही हैं तो रीअसेसमेंट तो दोबारा करेगा लेसी, और चूंकि अब ये काइबोर की वजह से चेंज है तो वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि पहले दिन जब उसने लीज रिकॉर्ड की थी
तो उसका इंक्रीमेंटल रेट था, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट काइबोर प्लस 2%। तब उसका इंक्रीमेंटल रेट काइबोर प्लस 2 चल रहा था। तो अब आके जब रेंटल्स में हो रही है चेंज, रीअसेसमेंट, तो तरीका तो वही लगाएगा, ये जो अभी तक पढ़ा, लेकिन अब इस तरीके को लगाने के लिए वो डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करेगा? काइबोर प्लस 2। और काइबोर कौन सा वाला? दोबारा सुने। तो उसको पता होगा रेट आपको? क्या हुआ? इंक्रीमेंटल बॉडी इस्तेमाल कर रहा है, उसको रेट पता होगा? नहीं नहीं, इंप्लिसिट रेट काइबोर प्लस 3 जरूरी नहीं है। हाँ हाँ, पता होगा। देखो इंप्लिसिट रेट जरूरी नहीं है कि ये हो सकता है फेयर वैल्यू कुछ और हो। इंप्लिसिट रेट अभी दोबारा जब कैलकुलेट होगा तो लेसर ने क्या किया है, लेसर ने आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर नया रेंटल निकाला है, जबकि इंप्लिसिट रेट तो डेफिनेशन फेयर वैल्यू के साथ लिंक्ड है। दोबारा इंप्लिसिट निकलेगा और वो नहीं निकल पाता। लेसर क्यों, क्या करेगा इंप्लिसिट रेट दोबारा निकाल के? लेसर दोबारा इंप्लिसिट रेट निकाल के क्या करेगा? यानी लेसर को क्या जरूरत पड़ी है कि वो फिर से फेयर वैल्यू कैलकुलेट करे? तो और लेसी को भी अगर इंप्लिसिट रेट वो नहीं कैलकुलेट कर, अगर कर पा रहा तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहा तो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट लेना है ना। तो वो जो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट पहले दिन था काइबोर प्लस 2, वही वाला इस्तेमाल करेगा, लेकिन काइबोर की जगह नया वाला काइबोर आ जाएगा। फिर से सुने हैं, लीज शुरू हुई, रेंटल कैलकुलेट हुआ, 1 साल गुजर गया और जो रेट तय हुआ था वो काइबोर के साथ लिंक था, वेरिएबल लीज पेमेंट थी। साल गुजरा और काइबोर चेंज होने की वजह से लेसर ने रेंटल रिवाइज कर दिया। अब लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसकी लीज पेमेंट्स में हो गई है चेंज, और ये चेंज भी रीअसेसमेंट ही है। अब इस रीअसेसमेंट के लिए रीअसेसमेंट वाली अकाउंटिंग करनी पड़ेगी ना, तो वो कैसे करते हैं? रिवाइज्ड लीज पेमेंट्स की डिस्काउंटिंग करते हैं किसी डिस्काउंट रेट पे। कुछ में ओरिजिनल पे कर रहे थे, कुछ में रिवाइज पे कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे कि इसमें जो अगर तो इंप्लिसिट रेट निकल सकता है तो ठीक है, अगर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है तो चलो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ले लेंगे, लेकिन वो भी फिर काइबोर वाला होगा, वो भी फिर काइबोर वाला ही होना चाहिए। और उसमें फिर रीअसेसमेंट डेट वाला काइबोर रख के फिर रीअसेसमेंट करेंगे। ये जो अब टेबल की तीसरी रो है ये पढ़ के देखिए। रीअसेसमेंट डन। अब उससे आगे आ जाइए मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन और रीअसेसमेंट में फर्क है। रीअसेसमेंट है जिसमें एस्टीमेट्स चेंज हो रहे हैं, मॉडिफिकेशन है जिसमें दोनों पार्टीज म्यूचुअली एग्रीमेंट को चेंज कर रही हैं। अब एग्रीमेंट में क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं? लीज टर्म कम ज्यादा हो सकती है। रेंटल क्यों कम ज्यादा होगा? क्यों कम ज्यादा होगा है? हाँ, तो रेंटल नहीं ज्यादा हो रहा, असल में एसेट और ले रहे, तो या तो लीज टर्म कम ज्यादा हो रही होगी। ऑप्शन वाली एस्टीमेट की बात नहीं हो रही है,
हाँ नहीं हो रही, वो था कि ऑप्शन एक्सरसाइज होगी नहीं होगी, वो रीअसेसमेंट में पड़ा था। अब है दोनों पार्टीज मिलके लीज टर्म चेंज कर रहे हैं कि पहले 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, वो कहते नहीं 8 नहीं बस 5 बहुत है, म्यूचुअली एग्री कर रहे हैं, ये मॉडिफिकेशन है। तो या तो लीज टर्म चेंज हो रही होगी या एसेट में चेंजेस आ रही होंगी, यानी पहले हमने 2 फ्लोर किराए पे लिए हुए थे, अब हम 3 फ्लोर किराए पे ले रहे हैं, ये मॉडिफिकेशन है। अगर तो मॉडिफिकेशन ऐसी है जिसमें हम एक नया एसेट ले रहे हैं और नए एसेट की वजह से, सेम लेसन में बताया था, जो किराया चेंज हो रहा है, पहले 2 फ्लोर किराए पे थे, अब हम तीसरा फ्लोर ले रहे हैं, और जो तीसरे फ्लोर लेने से किराया बढ़ रहा है वो तीसरे फ्लोर की फेयर वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो फिर तीसरा फ्लोर एक अलग लीज है। पुराना वाला वैसे ही चलाते रहेंगे, तीसरे फ्लोर को हम एक नई लीज ट्रीट करेंगे। केस 1 पढ़ लें। जी कहा अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट से मुराद यह है कि अगर लेसर हमें तीसरा फ्लोर किराए पे दे रहा है और वो हमें उस तीसरे फ्लोर का 1 लाख रुपए किराया चार्ज कर रहा है, ये फेयर है, लेकिन फेयर से थोड़ा सा कम है। क्यों? क्योंकि लेसर को भी पता है कि उसने जब नया किराएदार ढूंढने जाना था, फिर उसने एडवर्टाइजमेंट करनी थी, फिर अजीब फड्डों में पड़ना था, फिर कागजात बनाने थे, फिर किसी को कमीशन देना था, तो उसको एक्स्ट्रा खर्चा पड़ ही जाना था ना, फिर जाके उसको कोई 1,20,000 मिलना था। तो वो एक्स्ट्रा खर्चे बचा के जब इसी पार्टी को और फ्लोर दे रहा है तो बाकी सर खपाई बच रही है, तो वो सर खपाई एडजस्ट करके किराया थोड़ा सा कम चार्ज कर रहा है। ये मतलब है अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स का, यानी उसने अगर थोड़ी बहुत कमी कर भी ली है ना तो कोई मसला नहीं, स्टिल वो फेयर है। हम कौन? स्टूडेंट? नहीं, स्टूडेंट को तो बताया ही होगा। केस 1 डन। केस 2 का जो 1 पॉइंट है ना, ये बिल्कुल रीअसेसमेंट जैसा है, इसको सॉल्व भी रीअसेसमेंट की तरह करेंगे, बस फर्क क्या होगा कि पहले रीअसेसमेंट एडजस्टमेंट कर रहे थे, मॉडिफिकेशन एडजस्टमेंट होगी। बिल्कुल सेम। क्या? जिस दिन मॉडिफिकेशन हो रही है उस दिन तक के पहले बैलेंसेस निकाल लेंगे, राइट ऑफ यूज, लीज लायबिलिटी, फिर जो चेंजेस आ रही हैं उसकी फिर नई लीज लायबिलिटी निकलेगी। कैसे? जो रिवाइज्ड कैश फ्लोज, रिवाइज टर्म है, डिस्काउंटेड एट, नया हो रहा है सब कुछ, रिवाइज्ड रेट, वो निकल आएगी लायबिलिटी की रिवाइज्ड अमाउंट। पुराने से कंपेयर करेंगे और कम हो रहा है या बढ़ रहा है, बढ़ रहा होगा, वैसे कम होने वाला एक अलग पॉइंट है, बढ़ रहा होगा, तो वो जो रिवाइज होगा उसको लायबिलिटी में क्रेडिट और राइट ऑफ यूज में डेबिट, बिल्कुल रीअसेसमेंट की तरह सेम, बस रीअसेसमेंट एडजस्टमेंट की जगह नाम मॉडिफिकेशन एडजस्टमेंट आ जाएगा, बिल्कुल सेम है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 आप कर दें, बिल्कुल रीअसेसमेंट की तरह का है। फिर जो केस 2 का पॉइंट 2 है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये फिर मैं करता हूं प्रैक्टिस क्वेश्चन 6। आप लोग अभी लेक्चर पॉज कर दें, प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 सॉल्व कर दें, सेम रीअसेसमेंट की तरह का है। फिर मैं केस 2 का दूसरा पॉइंट कराता हूं और प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 कराता हूं। करें, प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 करें। हाँ जी, सवाल डन। इसमें जो मुझे लगा जो यहां पर एतराज हो सकता है आपको, वो वर्डिंग का एतराज ये है कि जो इससे पहले रीअसेसमेंट वाला सवाल किया था उसमें क्या था कि यहां हम रीअसेसमेंट डेट पे खड़े थे और पुरानी टर्म के 2 साल तो बाकी थे ही, मजीद एक्सटेंशन वाले भी आके जुड़ जाने थे।
तो वो जो दो बाकी थे वो 240 पे चलने थे और उसके बाद नए वाले 2 साल 180 पे होने थे। यहां पर ऐसा नहीं हुआ। यहां पर क्या है कि पहले 5 साल 2.5 लाख वाले थे, जिनमें से 2 साल गुजर गए और बाकी 3 साल 2.5 लाख वाले बाकी थे। लेकिन जब लेसी ने कहा कि मैं और साल इस्तेमाल करना चाहता हूं, लेसर ने कहा ठीक है, हम किराया टोटली चेंज कर लेते। जो 3 साल 2.5 वाले बाकी थे उनको भी 290 कर दिया। वो 2.5 वाली बात खत्म हो गई। तो मोडिफिकेशन हो गई, लीज टर्म चेंज की और रेंटल्स भी चेंज कर दिए। और बाकी सवाल करने का तरीका तो वही है जो पिछला था। अच्छा, ये अभी जो आपको अचानक कपड़े बदले नजर आ रहे हैं मेरे, ये ना इस लेक्चर में एंड पे थोड़ा सा मसला हो गया था, तो वो मुझे फिर दोबारा रिकॉर्ड कराना पड़ा है। तो अभी ये है कि आपने मॉडिफिकेशन में प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 कर लिया, मैंने डिस्कस भी कर लिया। अब आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 करवाता हूं। अगर मॉडिफिकेशन में हो रही है डिक्रीज, अच्छा डिक्रीज कैसे हो सकती है? एक तो हो सकता है कि एसेट कम हो जाए। एसेट कम हो जाए से मुराद है कि पहले हमने 4 गाड़ियां लीज पे ली हुई थी, एक कम हो गई, एक वापस कर दी, 3 रह गई, कम हो गया। फिर इसी तरह से हमने पहले 4 फ्लोर किराए पे लिए हुए थे, एक छोड़ दिया। या किसी सुपरमार्केट के अंदर हमने कोई 20 स्क्वायर मीटर जगह ली हुई थी, अब हमने उसको 15 पे कर दिया। तो ये है कि एसेट में कमी आ जाए या फिर लीज टर्म में कमी आ जाए। यही है ना जो हम लोग मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं, वो ये पढ़ रहे हैं कि टर्म्स में चेंज हो जाए। एक था एस्टीमेट चेंज होना, वो फर्क था। एस्टीमेट चेंज होने में फर्क था कि ऑप्शन एक्सरसाइज पता नहीं होगी नहीं होगी, एग्रीमेंट में लिखी हुई थी ऑप्शन, उसकी असेसमेंट में मसला आ रहा था। मॉडिफिकेशन ये है कि दोनों ने मिलकर टर्म्स चेंज कर ली। अब उन टर्म्स में चेंज अगर तो, और जैसे मैं बता रहा हूं कि चेंज या तो एसेट में होगा या उसमें लीज टर्म में होगा, रेंटल्स में भी चेंज हो सकता है। अगर हो रही है कमी, इसके लिए मैं टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर स्कोप रिडक्शन हो रही है, इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। या तो एसेट कम हो जाएगा, जैसे मैंने कहा नंबर ऑफ एसेट ज्यादा थे, कुछ वापस कर दिए, जगह थी कम कर दी, या लीज टर्म खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। यह है स्कोप में रिडक्शन। जो है ना, वैसे ही रेंटल कम कर देना, हालात खराब हो गए, कहा यार थोड़ा रहम करो, थोड़ा हालात अब ठीक है, रेंटल कम कर दो, ये वो स्कोप रिडक्शन नहीं है जो कराने लगा। वो मॉडिफिकेशन जिसके नतीजे में स्कोप रिडक्शन हो जाए। नोट्स में देखिए, अभी मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 डिस्कस किया था, वो जो मॉडिफिकेशन है ना केस 2, पॉइंट 1 डिस्कस किया था, जिसका आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 भी कर लिया। अब जो उसमें पॉइंट 2 लिखा हुआ है स्कोप रिडक्शन वाला, इसके बारे में पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें, फिर मैं आगे समझाता हूं उसमें क्या है। जो आईएस की वर्डिंग है वो एसेट के बारे में क्लियर है, लायबिलिटी के बारे में इतना क्लियर नहीं है। तो जो आईएस की एग्जांपल सॉल्व्ड हैं, उनमें एक एग्जांपल के अंदर लायबिलिटी के कम करने का तरीका और है, दूसरे में और है, टोटली डिफरेंट है। आईएस की वर्डिंग में इतनी डिटेल गाइडेंस नहीं है, लेकिन जो आईएस की अपनी एग्जांपल्स हैं, जो पार्ट बी में एग्जांपल्स होती हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं। जो आईएस की अपनी इलस्ट्रेटिव एग्जांपल हैं, उनमें एक एग्जांपल के अंदर लायबिलिटी की रिडक्शन किसी और तरह डील हुई है और दूसरी एग्जांपल के अंदर रिडक्शन किसी और तरह डील हुई है। उससे मुझे यह समझ आती है कि शायद चूंकि आईएस में क्लियरली नहीं लिखा हुआ लायबिलिटी के हवाले से, तो दोनों बातें ठीक हो सकती हैं। लेकिन उन 2 में से मैं प्रेफर उसको करूंगा जो फिर आई कैप के सवालों के अंदर यूज हुई अप्रोच, तो फिर उसको फॉलो कर लेते हैं। देखें, अगर एक ही काम करने के एक से ज्यादा तरीके हैं, तो अक्लमंदी ये है कि जो आई कैप ने फॉलो किया हम वो फॉलो कर लें। तो आईएएस की ओरिजिनल जो एग्जांपल्स हैं, उनमें से एक में लायबिलिटी की ट्रीटमेंट डिफरेंट है, इलस्ट्रेशन 17 है जो लोग ओरिजिनल आईएएस पढ़ते हैं, और एक इलस्ट्रेशन 18, उसमें ट्रीटमेंट डिफरेंट है। तो जो आई कैप में ये सवाल टेस्ट हुए हैं, 2 को दफा तो है ही, तो उसमें वो फॉलो किया है जो इलस्ट्रेशन 18 है, तो मैं इसलिए फिर वही फॉलो करवा रहा हूं। अगर आप दोनों रखना चाहें तो वो अपनी जिम्मेदारी पे, मैं नहीं करवा रहा, अपनी जिम्मेदारी पे आप इलस्ट्रेशन 17 करना हो तो कर लेना, वो जो करना चाहें। लेकिन मुझे, मेरी अकल में ये आ रहा है कि जब एक काम के 2 तरीके हो सकते हैं,
और उसमें से जो आई कैप के सोल्यूशन में मल्टीपल टाइम्स फॉलो हुआ है तो हम उसको फॉलो कर लेते हैं। तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं ये आईएएस की एग्जाम्पल 18 वाला तरीका बता रहा हूं। अब वो तरीका क्या है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये बात तब है अगर स्कोप में रिडक्शन हो। स्कोप में रिडक्शन या तो एसेट में कमी आ जाए या लीज टर्म में कमी आ जाए। रेंटल में कमी हो जाए तरस खा के, वो इसमें नहीं है, वो सादी मॉडिफिकेशन है जो अभी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 करके हटे हैं। लेकिन अगर एसेट में कमी हो जाए या लीज टर्म में कमी हो जाए, ये है स्कोप रिडक्शन। अगर सवाल में स्कोप रिडक्शन है और उसके अलावा कुछ और मॉडिफिकेशन भी हैं, और अगर मजीद मॉडिफिकेशन ना भी सही फिर भी मॉडिफिकेशन को हमने किस रेट पे डिस्काउंट करना होता है, जो उस मॉडिफिकेशन डेट पे है। यानी हम जो मॉडिफिकेशन एडजस्टमेंट निकालेंगे, जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 में निकली थी ना, एक तो वो मॉडिफिकेशन की वजह से होगी, दूसरा डिस्काउंट रेट भी तो चेंज हो रहा है ना। जो हमने ओरिजिनली लायबिलिटी रिकॉर्ड की थी, एसेट रिकॉर्ड किया था, उसका डिस्काउंट रेट और था, और अब जब हम करने जा रहे हैं ये मॉडिफिकेशन, अब डिस्काउंट रेट और है। तो मॉडिफिकेशन एडजस्टमेंट की एक वजह तो मॉडिफिकेशन इटसेल्फ है, लीज टर्म कम हो गई, एसेट कम हो गए, और दूसरी वजह है डिस्काउंट रेट का अब की बार चेंज हो जाना, क्योंकि पहले हमने ओरिजिनली वो रेट लिया था जो तब था, और अब हम लोग मॉडिफिकेशन डेट वाला रिवाइज रेट लेने लगे। इंप्लिसिट रेट बेस्ट है, नहीं तो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट चलेगा। तो जो मॉडिफिकेशन की एडजस्टमेंट की अमाउंट निकालेंगे, जैसे आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 में निकाली है, दो वजहों से बन रही है, मॉडिफिकेशन की वजह से भी और जो डिस्काउंट रेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी। लेकिन जब स्कोप रिडक्शन होगी, स्कोप रिडक्शन, तो स्कोप रिडक्शन की एडजस्टमेंट करते हुए, स्कोप रिडक्शन की एडजस्टमेंट करते हुए हम रेट चेंज भी फिलहाल इग्नोर कर देंगे, और अगर कोई और मॉडिफिकेशन है वो भी इग्नोर कर देंगे। अगर स्कोप रिडक्शन हुई, स्कोप रिडक्शन मैंने किसको कहा है, एसेट का यूज कम हो जाए या लायबिलिटी नहीं, लीज टर्म कम हो जाए, इसको मैं स्कोप रिडक्शन कह रहा हूं। अगर वैसे ही रेंटल कम हो जाए तो ये स्कोप रिडक्शन नहीं है, ये सादी मॉडिफिकेशन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 की तरह डील होगी। तो अगर स्कोप रिडक्शन आ जाए तो बाकी सब चीजों की चेंज इग्नोर कर देंगे। पहले इवन के डिस्काउंट रेट भी पुराना वाला इस्तेमाल करेंगे। ये भी सवाल कराता हूं ना, क्वेश्चन 6 ज्यादा क्लियर होगा। पहले हम निकालेंगे एक स्कोप रिडक्शन की एडजस्टमेंट। स्कोप रिडक्शन की एडजस्टमेंट जब निकाल लेंगे, क्योंकि स्कोप रिडक्शन में हम क्या करेंगे, स्कोप रिडक्शन में हम ये करेंगे कि जैसे अगर हमारे पास 3 गाड़ियां लीज पे थी और एक हमने वापस कर दी, तो हम समझेंगे एक गाड़ी की लीज हमने टर्मिनेट कर दी, डिस्पोज ऑफ कर दी, डी रिकॉग्नाइज कर दी। जो राइट ऑफ यूज एसेट बनाया हुआ था वो डी रिकॉग्नाइज हो गया पार्शियली, या इसी तरह से जो उसके अकॉर्डिंगली लायबिलिटी बनी हुई थी वो भी पार्शियली डी रिकॉग्नाइज हो गई। इसको मैं स्कोप रिडक्शन की एडजस्टमेंट कह रहा हूं। तो राइट ऑफ यूज कम होगा, लीज लायबिलिटी कम होगी स्कोप रिडक्शन की वजह से, और इस पे गेन और लॉस निकलेगा। इस स्कोप रिडक्शन के बाद अब जो बचा कुचा लीज लायबिलिटी और राइट ऑफ यूज का बैलेंस रह जाएगा, अब उस पे बाकी अगर कोई मॉडिफिकेशन है तो उनका इफेक्ट लगेगा। कैसे? एक तो आप पहले आइए नोट्स में, वही मॉडिफिकेशन जो पढ़ा रहा हूं, पेज नंबर 4 के ऊपर पॉइंट नंबर 2 समझा रहा हूं उसका। पॉइंट नंबर 1 में मैंने आपको कहा कि स्कोप रिडक्शन के अलावा बाकी सारी जो मॉडिफिकेशंस हैं वो वही हैं जो अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 किया है। लेकिन जो स्कोप रिडक्शन है उसकी एडजस्टमेंट ऐसे होगी, जो मैंने पॉइंट 2 में लिखा हुआ है, कि हम अभी इस वक्त एसेट और लायबिलिटी को कम करेंगे, जैसे हमने पार्शियली लीज टर्मिनेट कर दी। इस पे कोई गेन लॉस भी आ सकता है। गेन लॉस क्यों आएगा? क्योंकि एसेट जिस अमाउंट से कम हो रहा है और जो लायबिलिटी जिस अमाउंट से कम हो रही है वो फर्क है, तो गेन लॉस आ जाएगा। वो गेन लॉस P&L में जाएगा। अब ये कैसे करना है, फार्मूला लिखा तो मैंने है, लेकिन मेन सवाल के साथ ही समझ आएगा। लीज लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी क्योंकि कम हो रही है। कितने से डेबिट होगी वो इधर वर्किंग 1 में करके दिखाया हुआ है। क्या है वो लायबिलिटी जो अभी इस वक्त हमारी बुक्स में आ रही है, कैरिंग अमाउंट, इसमें से हम माइनस करेंगे
कि अब जो बाकी रह गई है, बाकी जैसे अगर पहले हमने 3 गाड़ियां लीज पे ली हुई थी और उन 3 गाड़ियों का रेंटल हुआ करता था, उस लीज लायबिलिटी की बची कुची अब जो अमाउंट आ रही थी वो इस वर्किंग वन की पहली लाइन है, यानी बुक्स में कैरिंग अमाउंट क्या है। दूसरी लाइन क्या है कि हमने अब जो गाड़ियों में से एक वापस कर दी, अब जो 2 रह गई हैं, अब इन 2 की जो रेंटल्स देनी है ओवर रिमेनिंग लाइफ, उनकी पीवी ये दूसरी लाइन है, पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स आफ्टर स्कोप रिडक्शन। लेकिन इसकी डिस्काउंटिंग किस पे करनी है? पुराने वाले रेट पे। रेट रिवाइज नहीं करना, अभी पुराने वाले रेट पे करनी है, रेट अभी रिवाइज नहीं करना। अब जो डिफरेंस निकलेगा वो मैंने बोल्ड करके लिखा भी हुआ है कि कोई और मॉडिफिकेशन अभी फिलहाल इग्नोर। ये जो डिफरेंस निकलेगा इनका, इससे लायबिलिटी डेबिट होगी, राइट ऑफ यूज क्रेडिट होगा जो इसकी बुक्स में वैल्यू आ रही थी कैरिंग अमाउंट, और जो प्रोपोर्शनेट रिडक्शन हुई है, जैसे कैरिंग अमाउंट आ रही थी फर्ज करें 300 और हमने 3 में से 1 गाड़ियां वापस कर दी, तो 1/3 रिडक्शन होगी ना, यानी 3 में से 1 वापस हो गई, तो 300 का 1/3 ये एसेट क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमने लीज टर्म जो बाकी रहते थे 6 साल, अब हमने उसमें से 4 कम कर दिए, 2 पे रह गए। बाकी 6 साल रहते थे, ओरिजिनल की बात नहीं कर रहा, बाकी 6 साल रहते थे, हमने उसमें 4 साल की कमी करके उसको 2 पे कर दिया। तो ये जो ब्रैकेट में फार्मूला लिखा हुआ है, राइट ऑफ यूज की कैरिंग अमाउंट उस वक्त की इनटू प्रोपोर्शनेट रिडक्शन का मतलब है कि 6 रहते थे उसमें से 4 कम हो गए, तो इनटू 4/6। ये मतलब है प्रोपोर्शनेट स्कोप रिडक्शन का। ये होगा एसेट क्रेडिट, और अब इनका जो डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस है वो P&L में जाएगा। एक बार जब ये एडजस्टमेंट कर लेंगे तो बाकी अगर कोई और मॉडिफिकेशन है तो, और अगर कोई नहीं भी है, इवन डिस्काउंट रेट तो चेंज हो रहा है ना, क्योंकि मॉडिफिकेशन तो हम करने लगे हैं, तो उसको फिर पॉइंट वन की तरह ही डील करेंगे। कच्चा कच्चा समझ आया? चलें सवाल कर लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 पढ़ लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 6। पानी नहीं रखे यार जी। पढ़ लिया। प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 में क्या हो रहा है, हमने 5000 स्क्वायर मीटर जगह ली हुई थी 1 जुलाई 14, और इस बात को अब 10 साल की लीज थी, 2 लाख रुपए पर ईयर रेंटल था। 5 साल गुजरने के बाद यानी 1 जुलाई 19 को दोनों ने एग्री किया कि हम जगह आधी कर लेते हैं। 5000 स्क्वायर मीटर था, उसको हम 2500 पे ले आते हैं, और ये फौरन यानी 1 जुलाई 19 से। और जो लीज पेमेंट्स हैं उनको 2 लाख से कम करके 1/20 कर दिया, और चूंकि 1 जुलाई 19 का वाकया है तो अब जो डिस्काउंट रेट है वो 7% है। पहले दिन 6% था, अब 7% है। मैं आपको स्कोप रिडक्शन बता रहा हूं और साथ मॉडिफिकेशन, बाकी एंट्रीज पर आप उसको खुद ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मॉडिफिकेशन डेट तक की एसेट की भी और लायबिलिटी की भी कैरिंग अमाउंट तक पहुंचते हैं। जैसे इनिशियल अगर हम देखें कि जो इनिशियल मेजरमेंट थी, इनिशियल मेजरमेंट क्या थी, हमने 10 साल की लीज की हुई थी, 9% इसका इंक्रीमेंटल रेट था, %9 इसका इंक्रीमेंटल रेट था। तो जब आप 2 लाख की एन्युटी डिस्काउंटिंग करेंगे, 1 - 1 + 9% पावर -10/9%, तो ये निकल आएगी कि इनिशियली क्या अमाउंट थी। तो इनिशियली अमाउंट निकल आएगी 12,83,532। ये इनिशियल अमाउंट निकल आई। क्योंकि 5 साल गुजर चुके हुए हैं
तो जो 5 साल गुजरने के बाद एसेट की कैरिंग अमाउंट है और जो लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट है वो निकालते हैं। लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए आपको 5 साल का स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, बना लीजिए। जब आप बना लेंगे तो 30 जून 19 वाली, मैं सीधी 30 जून 19 वाली लाइन लिख रहा हूं। इसमें इंटरेस्ट आ रहा है 80747 और कैश फ्लो लेस हुआ 2 लाख। तो 30 जून 19 का जो लायबिलिटी का बैलेंस बच गया वो बच गया 77930, 77930। ये लायबिलिटी का बैलेंस बच गया 30 जून 19। 5 साल बनाने पड़ेंगे आपको, बनाएंगे 5 साल। मॉडिफिकेशन की एडजस्टमेंट करता हूं मैं लायबिलिटी में। जो मॉडिफिकेशन की एडजस्टमेंट है ना, एक तो है जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 किया है, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 किया है, वो तो बस एक स्टेप कैलकुलेशन है। लेकिन अगर मॉडिफिकेशन में स्कोप रिडक्शन है, स्कोप रिडक्शन, तो लायबिलिटी के जो मॉडिफिकेशन एडजस्टमेंट है वो 2 स्टेप्स में निकलेगी। अगर स्कोप रिडक्शन है तो लायबिलिटी की मॉडिफिकेशन एडजस्टमेंट्स 2 स्टेप्स में निकलेगी। पहले स्टेप में हम स्कोप रिडक्शन निकालेंगे, दूसरे स्टेप में मॉडिफिकेशन एडजस्टमेंट निकालेंगे। कैसे? पहले मैं स्कोप रिडक्शन निकाला जो मैंने वर्किंग वन नोट्स में लिखा हुआ। पहले तो देखेंगे कि लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट कितनी है। लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट है 777930। फिर हम निकालेंगे कि बाकी सारी मॉडिफिकेशंस भी इग्नोर करके, बाकी सारी मतलब हो सकता है कहीं पर क्या, बल्कि नहीं, यही है लीज मॉडिफिकेशन, टाइम कम हो रहा होगा या एसेट कम हो रहा होगा। हाँ, ये हो सकता है कि एसेट बढ़ रहा हो, यानी हम एक और एसेट ले रहे हो लेकिन टाइम कम हो रहा हो, या फिर एसेट कम हो रहा हो लेकिन टाइम बढ़ रहा हो। तो इसमें स्कोप रिडक्शन क्या है, कम होना या ज्यादा होना? दोबारा सुने, हो सकता है एसेट मजीद ले रहे हो लेकिन टाइम कम हो रहा हो, यानी इसमें रिडक्शन भी हो रही है, किसकी? टाइम कम हो रहा है, और नया एसेट भी ले रहे हैं, मॉडिफिकेशन हो रही है। या फिर हो सकता है कि एसेट कम कर रहे हो और टाइम बढ़ा रहे हो, तो टाइम का बढ़ाना भी मॉडिफिकेशन, एसेट का कम करना भी मॉडिफिकेशन। लेकिन स्कोप रिडक्शन क्या है? कम करना। ये जो मैंने दोनों मिसालें दी हैं, एक मैंने मिसाल दी है कि लाइफ कम हो रही है, एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ना भी मॉडिफिकेशन है, लेकिन स्कोप रिडक्शन लाइफ कम होना है। फिर मैंने एक मिसाल दी है कि एसेट कम हो रहा है, लाइफ बढ़ रही है, तो लाइफ का, लाइफ मतलब लीज टर्म, लीज टर्म का बढ़ना मॉडिफिकेशन है, लेकिन एसेट का कम होना स्कोप रिडक्शन है। तो हम जब मॉडिफिकेशन एडजस्टमेंट करेंगे तो पहले करेंगे स्कोप रिडक्शन, यानी पहले सिर्फ स्कोप रिडक्शन को देखना है, बाकी सबको छोड़ देना है। इवन के डिस्काउंट रेट भी पुराना वाला लेना है। तो इस सवाल के अंदर है ही चूंकि स्कोप रिडक्शन, तो बस सिर्फ स्कोप रिडक्शन को देखना है पुराने रेट पे। क्या अब क्या हुआ कि चूंकि हमने आधा एसेट वापस कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि किराया 2 लाख से कम होके 1.20 रह गया। तो अब हम क्या करेंगे, 1.20 जो कि रिडक्शन स्कोप है, उसकी पीवी निकालेंगे, पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स आफ्टर स्कोप रिडक्शन। कैसे? 1,20,000 की 5 इंस्टॉलमेंट्स रहती हैं, 1,20,000 1 - 1 प्लस, लेकिन रेट बेशक 7 है, हम 9 यूज करेंगे, 5, क्योंकि स्कोप रिडक्शन पुराने रेट पे, यानी स्कोप रिडक्शन में बाकी सारी चेंजेस इग्नोर, इसलिए मैंने 9% लिया है। इसका जब आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 466,758,
466,758। तो हमने स्कोप रिडक्शन की वजह से, और सिर्फ स्कोप रिडक्शन की बात कर रहा हूं, जो कि हमने एसेट कम किया है, उसकी वजह से क्या फर्क पड़ा? रेंटल कम हो गए। तो उसका जो फर्क पड़ा है उसकी पीवी निकालिए, लेकिन रेट रिवाइज नहीं करना फिलहाल। स्कोप रिडक्शन में रेट पुराना वाला। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 3,111,72। 3,111,72। यार मुझे लग रहा है कि यही टाइम लग जाएगा। ये निकली है लीज लायबिलिटी की स्कोप रिडक्शन। इसके बाद इसको लेके अब आगे बढ़ूंगा और मॉडिफिकेशन एडजस्टमेंट निकालूंगा। अगर इस सवाल में यह होता कि एसेट कम हो रहा होता, जैसे 5,000 से 2,500 हो गया, लीज टर्म बढ़ रही होती, लीज टर्म बढ़ रही होती, तो मैं लीज टर्म का बढ़ना इग्नोर करके सिर्फ एसेट का कम होना अभी लेता, क्योंकि स्कोप रिडक्शन में बाकी लीज अमेंडमेंट्स को फिलहाल इग्नोर करना है और रेट भी पुराना वाला लेना है। इस मिसाल में चूंकि थी ही सिर्फ एसेट की कमी, लीज टर्म में कोई चेंज नहीं थी, तो बस ठीक है, स्कोप रिडक्शन ही थी। इवन देन अभी डिस्काउंट रेट तो नया लेना बाकी है ना। अब होगी मॉडिफिकेशन की एडजस्टमेंट, और उसमें क्या होगा, उसमें इसको लेके मैं आगे बढ़ूंगा। पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स, बल्कि क्योंकि उसको माइनस करना है, ये वाली आफ्टर स्कोप रिडक्शन, यानी 466,758। देखें, लायबिलिटी में इतना बैलेंस था, इसको हम कम करके यहां ले आएंगे। ये हमने स्कोप रिडक्शन कर ली, और एक एंट्री करेंगे, एंट्री लीज लायबिलिटी कर देंगे डेबिट 3, एंट्री करता हूं पूरी, अभी ये कर देंगे डेबिट। इस डेबिट के करने के बाद लायबिलिटी अकाउंट में बैलेंस कितना आ जाएगा? 466। अभी तक क्या अकाउंट फॉर किया है मैंने? स्कोप रिडक्शन। अब क्या करूंगा, अब इस बैलेंस को लेके आगे बढ़ूंगा, और अब अगर मजीद कोई मॉडिफिकेशन है वो अब यहां एडजस्ट करूंगा, और कोई नई मॉडिफिकेशन नहीं भी है फिर भी रेट तो चेंज करना है, क्योंकि मॉडिफिकेशन तो बहरहाल ये हो रही है। तो अब बेशक कुछ और मॉडिफिकेशन नहीं है, यानी लीज टर्म में मजीद कोई चेंज नहीं हो रही, तो यही 1,20,000, लेकिन अब की बार नए रेट के ऊपर। पीवी ऑफ रिवाइज्ड लीज पेमेंट्स एट रिवाइज्ड रेट। अगर कोई और मॉडिफिकेशन भी होती ना, कोई लीज टर्म बढ़ रही होती, तो फिर वो बढ़ी हुई रेंटल्स पूरे बढ़े हुए टाइम पीरियड की लेते नए रेट पे। अब रेंटल्स मजीद नहीं चेंज हो रहे, बस सिर्फ एसेट कम होना था, टाइम में चेंज नहीं आ रही, तो वही 1,20,000, वही पावर 5, लेकिन डिस्काउंट रेट अब 7%। इसका आंसर आएगा 490,492,024। 92,024। दोबारा देखें, अगर मॉडिफिकेशन हो बढ़ाना, इंक्रीज, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 है। अगर मॉडिफिकेशन बढ़ाना हो तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 है, जिसमें बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो लीज टर्म बढ़ाई जा रही हो, चाहे वो एसेट बढ़ाया जा रहा हो। उसमें क्या किया था? उसमें सिर्फ ये किया था
कैरिंग अमाउंट ली थी लाइबिलिटी की, रिवाइज लीज पेमेंट्स, रिवाइज डिस्काउंट रेट लिया था, जो इंक्रीज डिक्रीज थी वो लाइबिलिटी क्रेडिट डेबिट, राइट ऑफ यूज डेबिट क्रेडिट, और ऑनवर्ड फिर वहां से आगे चले थे प्रैक्टिस क्वेश्चन 5। लेकिन अगर मॉडिफिकेशन के नतीजे में कमी हो रही है, एसेट में कमी हो सकती है, लीज टर्म में कमी हो सकती है, तो उस कमी को हम अलहदा से स्कोप रिडक्शन के तौर पे एडजस्ट करेंगे, लेकिन उसमें डिस्काउंट रेट पुराना वाला इस्तेमाल करेंगे। और अगर इस कमी के अलावा मजीद कोई मॉडिफिकेशंस हैं तो उनको भी फिलहाल इग्नोर करके सिर्फ स्कोप रिडक्शन यहां कंसिडर करेंगे। एक बार स्कोप रिडक्शन हो गया, यानी कैरिंग अमाउंट यहां से कम करके यहां ले आए, लीज लायबिलिटी डेबिट, अब यहां से ऑनवर्ड कैसे चलना है, अगर कोई और मॉडिफिकेशन भी है पॉजिटिव वाली, वो अब यहां डील होगी, और कुछ नहीं भी है फिर भी डिस्काउंट रेट का इफेक्ट तो लेंगे। तो अब इसमें अगर आप देखें तो लायबिलिटी का बैलेंस बढ़ रहा है, डिस्काउंट रेट की वजह से लायबिलिटी का बैलेंस बढ़ रहा है। ये है वो मॉडिफिकेशन एडजस्टमेंट जो राइट ऑफ यूज में एडजस्ट होनी है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 में भी किया था। तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 25,266, 25,266। तो लीज लायबिलिटी की जो मॉडिफिकेशन की एडजस्टमेंट अभी कुछ देर पहले पड़ी थी वो ये पड़ी थी, लेकिन अगर स्कोप रिडक्शन हो गई तो फिर हम स्कोप रिडक्शन अलग सॉल्व करेंगे, और जब स्कोप रिडक्शन सॉल्व कर रहे होंगे तो डिस्काउंट रेट पुराना वाला इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई और मॉडिफिकेशन है तो इसको इग्नोर करेंगे। पहले एक बार स्कोप रिडक्शन कर लेंगे, लीज लायबिलिटी डेबिट कर लेंगे, उसके बाद बाकी कोई एडजस्टमेंट अगर है तो वो कंसीडर करेंगे, अगर नहीं भी है फिर भी डिस्काउंट रेट का चेंज तो एडजस्ट करेंगे। और ये होगी वो मॉडिफिकेशन जो अभी कुछ देर पहले प्रैक्टिस 5 में करके हटे हैं। एंट्री पूरी करता हूं। राइट ऑफ यूज, राइट ऑफ यूज की बुक वैल्यू 1 जुलाई 19 पे, यानी 5 साल गुजरने के बाद आ रही थी 1283 532 5/10, क्योंकि आधी लाइफ गुजर गई थी, आधी बाकी थी। ये हो गया 641,766, 641,766। स्कोप रिडक्शन एक करनी है लीज लायबिलिटी में और एक करनी है राइट ऑफ यूज एसेट में। जो राइट ऑफ यूज एसेट में करनी है वो तो सिंपली प्रोपोर्शनेट करनी है, लेकिन जो लीज लायबिलिटी में करनी है वो करनी है ऐसे कि लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट, फिर जो स्कोप रिडक्शन का फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा कि रेंटल 2 लाख की बजाय 1,20 रह गया, लेकिन डिस्काउंट रेट पुराना वाला, इसकी पीवी निकाली, जो डिफरेंस आया ये लायबिलिटी का स्कोप रिडक्शन है, लीज लायबिलिटी डेबिट, और जो एसेट में स्कोप रिडक्शन करना है वो प्रोपोर्शनेट है। प्रोपोर्शनेट करने से मुराद ये है कि हमने एसेट में 5,000 स्क्वायर मीटर से 2,500 पे जंप किया, इसका मतलब आधा उड़ा दिया, तो आधा मतलब 50% स्कोप रिडक्शन हो गई। %50 स्कोप रिडक्शन हो गई, 3,20,883। ये ऐसे समझेंगे जैसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। तो लीज लायबिलिटी डेबिट और राइट ऑफ यूज क्रेडिट 3,20,883, ये हम स्कोप रिडक्शन की एडजस्टमेंट कर रहे हैं। इतनी लायबिलिटी स्कोप रिडक्शन से गई, इतना एसेट गया।
फिर दोहरा रहा हूं, एसेट की स्कोप रिडक्शन किस तरह करनी है, एसेट की बुक वैल्यू निकाल के प्रोपोर्शनेट रिडक्शन करनी है। लायबिलिटी कैसे करनी है, लायबिलिटी की बुक वैल्यू और स्कोप रिडक्शन की वजह से अब जो रिमेनिंग लायबिलिटी रह गई है लीज पेमेंट्स, उनकी पुराने रेट के ऊपर ही डिस्काउंटिंग, ये लायबिलिटी की स्कोप रिडक्शन निकलेगी। ये यहां डेबिट, ये क्रेडिट, और अगर इनमें डिफरेंस है जो कि है, अच्छा इसमें एक चीज और, एसेट तो कॉस्ट पे आ रहा होता है ना, तो एसेट 320 से नहीं, क्रेडिट एक्चुअली एसेट की कॉस्ट कितनी थी, 1283 532, कॉस्ट में कितनी रिडक्शन हुई है, 50%। वो कॉस्ट का काउंटर लगा रहा होता है ना, यानी 641 766। एक्यूमुलेटेड कैसे निकालें, कॉस्ट और जितनी बुक वैल्यू उड़ानी है उनका डिफरेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि अकाउंट तो अलग अलग है ना। और अभी इस सवाल के अंदर जब हम एंट्रीज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की, तो वो भी अलग ही कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इसका मतलब एक्यूमुलेटेड का काउंट आ रहा है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी 641 में से बुक वैल्यू निकाल दें 320 883, ये बन जाएगी 320 883 बन जाएगी, क्योंकि आधा आधा है ना। अब जब आप इस एंट्री को बैलेंस करेंगे तो एक बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे निकलेगी और वो होगा लॉस ऑन स्कोप रिडक्शन। बैलेंसिंग फिगर डेबिट निकलेगी लॉस की, वो निकलेगी 9711। ये है स्कोप रिडक्शन की एडजस्टमेंट। स्कोप रिडक्शन, एक बार स्कोप रिडक्शन हो गया, अब यहां लायबिलिटी पे वापस आते हैं। स्कोप रिडक्शन की एडजस्टमेंट पुराने रेट पे ही करनी थी। अब इसको लेके आगे चला, अगर कोई और एडजस्टमेंट भी है, मॉडिफिकेशन, जैसे हो सकता है अब एक नया एसेट आ रहा हो, तो जब नया एसेट आ रहा होगा तो फिर रेंटल्स चेंज हो जाएंगे ना। तो अब वो जो नए एसेट की वजह से बढ़े हुए रेंटल्स हैं वो अब लेने, पहले नहीं लिए थे, अब लेने, और उनको फिर नए रेट पे डिस्काउंट करना है। ये होगी प्रॉपर मॉडिफिकेशन एडजस्टमेंट। लेकिन इस सवाल में कुछ नया नहीं था, सिर्फ स्कोप रिडक्शन थी, फिर भी यानी इसी की अब नए रेट पे डिस्काउंटिंग करेंगे, क्योंकि मॉडिफिकेशन में बहरहाल नया रेट तो लेना होता है। तो अब जब नए रेट पे डिस्काउंटिंग करेंगे तो ये निकलेगा 492 और इतने की इंक्रीज निकलती है, ये है इंक्रीज, तो राइट ऑफ यूज हो जाएगा डेबिट, मॉडिफिकेशन एडजस्टमेंट, ये स्कोप रिडक्शन है, मॉडिफिकेशन एडजस्टमेंट हो जाएगी राइट ऑफ यूज डेबिट 25,266 और लीज लायबिलिटी क्रेडिट 25,266। और अब जब राइट ऑफ यूज यहां पहुंच जाएगा तो जो अमाउंट बनेगी ये रिमेनिंग 5 ईयर्स पे डेप्रिशिएट होगी, तो 2020 की डेप्रिसिएशन निकलेगी। चलिए अब ये सवाल आपने पूरा करना है। ये सवाल पूरा करना है आपने, और इसकी प्रैक्टिस के लिए 2 सवाल होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि आखिरी क्लास थी इस हफ्ते की, तो 2 सवाल होमवर्क है। एक आप करिएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन 7। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 में क्या किया मैंने, प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 में डबल यानी स्कोप रिडक्शन भी डाली है। ये वही है आई कैप, जो IAS का ओरिजिनल एग्जाम्पल 18 है ना, ये वो है। तो एक मैंने इसमें टाइम की रिडक्शन डाली है, यानी स्कोप रिडक्शन, लीज टाइम कम हो गया, और दूसरा एक नया एसेट आ रहा है, तो वो एक अलहदा मॉडिफिकेशन है। तो उसमें क्या करेंगे, पहले सिर्फ पुराने एसेट के लीज टर्म कम होने की वजह से जो कम वाले रेंटल्स हैं उनसे स्कोप रिडक्शन करेंगे, लीज लायबिलिटी डेबिट,
राइट ऑफ यूज को प्रोपोर्शनेटली कम करेंगे, प्रोपोर्शनेटली, बैलेंसिंग फिगर P&L। फिर इस अमाउंट को आगे लेके अगर कोई और एडजस्टमेंट भी है, जैसे उसमें एसेट नया आ रहा है और डिस्काउंट रेट तो नया करना ही करना है, फिर उसकी मॉडिफिकेशन एडजस्टमेंट आएगी जो राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट होगी। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 जो है वो इससे एक हाथ आगे है, और जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 कर लें उसके बाद आई कैप दिसंबर 17 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 4 करिएगा। आई कैप दिसंबर 17 क्वेश्चन नंबर 4। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। आई कैप का सॉल्यूशन सही है, सिर्फ मसला क्या है कि जिस तरह से वर्किंग्स मैंने ये किए हैं ना, बस उन्हीं वर्किंग्स पे बना के दे रहा हूं। आई कैप वाले की वर्किंग्स थोड़ी डिफरेंट थी, इसलिए अपना सॉल्यूशन दे रहा हूं। दिसंबर 17 नहीं, 17 नहीं, दिसंबर है ये, जी दिसंबर 18 का, दिसंबर 18 क्वेश्चन नंबर 4 है। दिसंबर 18 क्वेश्चन नंबर 4। पहले आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 पहले ये करिएगा, उसके बाद आई कैप का क्वेश्चन नंबर 4 दिसंबर 18 करिएगा। इसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं आपको, सिर्फ इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि आई कैप वाले की वर्किंग थोड़े डिफरेंट तरीके से मैंने आपको वैसे कर दिया जैसे मैं यहां करके बता रहा था। तो ये आपके 2 होमवर्क है लेकिन करने हैं। अगली दफा इंशाल्लाह लीजेस खत्म हो जाएगा। ये मैं अभी सेव कर देता हूं। नहीं जी, अभी सेव कर दिया। मॉडिफिकेशन ख़त्म, और अगली दफ़ा फिर इसमें थोड़ा सा लेसी में रह गया, थोड़ा सा सब लीज है और वो एक्सेप्शनल अकाउंटिंग है और सेल एंड लीज बैक रहता है। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा और कोशिश पूरी करूँगा कि अगला टॉपिक भी साथ ही शुरू कर लूँ। सही बुखारी में रिवायत है, और ये हमारे यहाँ एक बड़ा कॉमन फैमिली मसला है कि बोलचाल किसी से बंद हो जाती है, फिर उनसे मिलना मिलाना ख़त्म हो जाता है, तो ये सख्त नापसंदीदा है। सही बुखारी में रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी आदमी के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने किसी भाई को 3 रात से ज़्यादा के लिए छोड़ दे, इस तरह कि जब दोनों का सामना हो तो ये भी मुंह फेर ले और वो भी मुंह फेर ले, और उन दोनों में बेहतर वो है जो सलाम में पहल करे। अगली क्लास में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।